हजारी ने पास ही रखे कैनवस के थैले से गिलास निकाला और केतली उड़ेल दी, पर गिलास आधा ही भर सका। लो। सुल्तान ने आधे गिलास में एक घूंट पिया। हजारी निरुद्देश ऊपर आसमान की ओर देख रहा था। धुंधलका पहले से अधिक हो गया था और आसपास सीना ताने खड़े बिहड़े टीलों के सिर एक एक कर अंधेरे में डूबने लगे थे। सुल्तान का घाव फिर कौन था? हजारी। मुझे उठाकर बिठा दे। ओफो। हजारी झुंझला उठा। तुम तो बिल्कुल औरतों की तरह करते हो। मैंने कहा नहीं कि घाव से लहू बहने लगेगा। काम चलाओ, पट्टी बंधी है। सुल्तान चुप हो गया। हजारी की झुंझलाहट उसे अच्छी लगी। बिल्कुल अपनों सा मानता है उसे, वरना गिरोह के सरदार से कोई आंख तो मिला जाए। अंधेरा नीचे तक उतर आया था। झाई के बोल तीखे होकर उनके कानों में गड़ने लगे थे। हजारी। सुल्तान पर नहीं रहा गया। क्या है? पानी और पिला। अब नहीं है पानी, केतली खाली हो गई है। थोड़ा सा धीरज रखो, अंधेरा होते ही मैं गांव में जाकर पानी भर लाऊंगा। हो सका तो कुछ खाने पीने की बात भी बना लूंगा। सुल्तान ने कुछ नहीं कहा। सूखे तालू को थूक के तर कर प्यास पी गया। दर्द बढ़ता जा रहा था और उसके साथ ही सुल्तान सिंह की बेचैनी बढ़ रही थी। मन होता था हर कसक के साथ जोर से चीख पड़े, पर ये हो नहीं सकता। हजारी सिंह ने अभी अभी आगाह कर दिया था, गांव पास है, और गांव ही क्या, पुलिस भी कहीं आसपास ही होगी। घेरे में फंसकर जब वो घायल हो गया था, तब हजारी उसे कंधे पर बिठलाकर भागा था। ज्यादा से ज्यादा कितना भाग पाया होगा? यही कोई 4-5 मील। पुलिस वाले बीहड़ों में खोजबीन कर रहे होंगे। उन्हें मालूम है कि सुल्तान घायल हो गया है। सुल्तान को अपनी भूल पर दुख हुआ और खीज आई। बिल्कुल औरतों जैसी हरकत की थी उसने। गोली लगते ही चीख पड़ा था। अंधेरा हो गया, इतना कि हजारी और सुल्तान एक दूसरे के लिए परछाइयां बन गए। सुल्तान सिंह ने राइफल पर हाथ रख लिया। दर्द के बावजूद वो राइफल नहीं भूल सका था। हजारी दोनों हाथ धरती पर तेजी से घुमाता हुआ कुछ ढूंढ रहा था। केतली, गिलास, सुल्तान का शरीर और फिर उसका सीना। सीने पर लटकी कारतूस पेटी पर हाथ फिराते फिराते उसका हाथ सुल्तान की बंदूक पर जा पड़ा। सुल्तान ने कुछ कठोर स्वर में सवाल किया, क्या बात है हजारी? कुछ नहीं ठाकुर, मेरी राइफल। पर यह तो मेरी राइफल है, सुल्तान घुर्राया। हजारी ने फुर्ती से हाथ हटा लिया। मगर मेरी राइफल न जाने किधर गई ठाकुर। वो घबराता हुआ अब भी जमीन पर हथेली घुमा रहा था। यहीं कहीं होगी, टॉर्च जलाकर देख ले। टॉर्च नहीं जलाई जा सकती, हजारी बुदबुदाया। तुम नहीं जानते हम लोग कितने खतरे में हैं। मुश्किल से 4-5 मील दौड़ पाया होऊंगा मैं। तुम्हारा 6 फुटा शरीर है भी तो कितना भारी। अभी तो भीड़ों में पुलिस घूम रही होगी। वे जानते हैं कि तुम घायल हो गए हो। फिर यहाँ क्यों ठहरा हुआ है? निकल चल यहाँ से। खतरे की बात सुनकर सुल्तान का दर्द हवा हो गया। मुझे उठा न सके तो एक कंधे का सहारा भर दे, मैं तो चल लूंगा। इन हरामी पुलिस वालों का कोई भरोसा नहीं है, छिपकर वार करते हैं। चल जल्दी कर, निकल चल यहाँ से। जरा धीरे बोलो, धीरज रखो, हजारी ने कहा। उसकी राइफल मिल गई थी। जब ट्रिगर पर अंगुलियां बैठ गईं तो हजारी की जान में जान आई। लगा कि अब हजारी हजारी सिंह है। डाकू का दिल सीने में नहीं, बंदूक में धड़कता है। बंदूक गई, डाकू मर गया। हजारी ने बंदूक पाकर जैसे जिंदगी पाली। कुछ सामान्य होकर बोला, थोड़ी और रात ढल जाने दो। गांव से खाने पीने के कुछ सामान का बंदोबस्त कर लाऊं, फिर आगे बढ़ेंगे। तू मेरे बोझ की चिंता मत कर। सुल्तान को लग रहा था शायद हजारी उसे लादने से कतरा रहा है, सो बोला, मैं तो चल लूंगा, बस तू तो मुझे जरा सा सहारा दे देना। फिर देखना ठाकुर क्या दून की लेता है। तू समझता क्या है मुझे? ये तो सिर्फ एक गोली लगी है। सुल्तान ने बड़ी कठिनाई से दर्द पर काबू किया। ऐसी 10 गोलियां भी बदन में बैठ जाए ना, तो भी मेरा मन छोटा ना हो। एक हाथ से चढ़ी चंबल तैर जाऊंगा हजारी। ठकुरानी का दूध पिया है, शहर के लड़कों की तरह डिब्बे वाला नहीं, क्या समझा? ठाकुर धीरे बोलो, हजारी ने कहा। मुझे तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी पर कोई शक नहीं है, पर वक्त भी देखना पड़ता है। 3 दिन हो गए हैं, खाने को कुछ नहीं मिला। भूख मारने वाली गोलियां आखिर कब तक काम देंगी? और ऐसे में तुम्हारा ये घाव, ढेर सारा लहू बह चुका होगा अब तक। ज्यादा कमजोरी आ गई तो कुछ भी करते नहीं बनेगा। जब बदन ही काम न देगा तो कोरी हिम्मत से क्या होता है? सुल्तान चुप हो गया। हजारी ठीक ही कहता है।
जरूर शेर आधा शेर लहू बह गया होगा। गोली टखने से जरा ऊपर जाकर मांस चीर गई थी। वो तो खैर हुई कि उसने पांव की हड्डी को नहीं छुआ। थोड़ी देर चुप्पी रही और सुल्तान सिंह को दोबारा इल्हाम हुआ कि ये जगह छोड़ देनी चाहिए। हजारी, हाँ मेरी बात मान ले, पहले खतरे से बाहर हो जाएं, तब भोजन पानी के बारे में सोचेंगे। तू नहीं जानता हम लोग कितनी विपदा में हैं। सरकार ने पिछले महीने से पुलिस गारद बढ़ा दी है। अगर फिर घेरा पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। हजारी बोला नहीं, पर उसे लग रहा था कि सुल्तान डरपोक होता जा रहा है। पेट की आग तो कहीं भी बुझ जाएगी यार, पर पुलिस की गोलियां बदन में ऐसे बिंध जाएंगी कि बीने नहीं बिनेगी। जितनी जल्दी हो सके ये जगह छोड़ देनी चाहिए। हजारी चुप था। उसे सुल्तान की सलाह नहीं रुचि। भूख बहुत जोर से लगी थी। अच्छा ये तो बता, हम लोग हैं किस जगह? सुल्तान बोले जा रहा था। बगल में मुढेरी गांव है, इसके पीछे से ही राजस्थान की तरफ को रास्ता है, हजारी ने बताया। बस ठीक है, राजस्थान में घुस चल, फिर उधर ही कहीं भोजन पानी करेंगे और घाव पर पट्टी भी चढ़वाएंगे। घाव? सुल्तान की जांग फिर कसक उठी। उसने हौले से पट्टी सहलाई। ये क्या? उसने जल्दी जल्दी हाथ फिराना प्रारंभ कर दिया। कुछ चिपचिपाहट हुई। पट्टी के नीचे वाली मिट्टी पर भी उसने हाथ फिराया। वो गीली थी और चिपचिपा रही थी। हजारी, उसने घबरा कर कहा, मुझे लगता है खून बह रहा है। क्या? हजारी ने अंधेरे में आंखें फैला लीं, पर व्यर्थ। उसने राइफल बाएं हाथ में पकड़ी और दाएं से सुल्तान का बदन टटोलने लगा। पट्टियों तक हाथ पहुंचा। ठीक कह रहे हो ठाकुर, तुम्हारा घाव फिर बह उठा है। अब? सुल्तान घबराहट भरे स्वर में बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, हिलो जुलो मत, पर तुम्हारी तो नस नस फड़कती है। हजारी सिंह खींचता हुआ उठ पड़ा। उसने झुककर सुल्तान सिंह को टटोला, फिर उसकी बगलों में हाथ डालकर उसे पीछे की ओर घसीटा और एक टीले से टिका दिया। सुल्तान इस बीच दर्द से कुनमुनाया भी था, पर हजारी ने परवाह नहीं की। उसने धरती पर पड़ा थैला उठाया और एक ओर के कंधे पर लटका लिया। अंदाजे से केतली उठाकर सुल्तान सिंह की ओर बढ़ाई। केतली तो कंधे पर लटका ही सकते हो, क्यों? सुल्तान समझ नहीं पा रहा था हजारी क्या कह रहा है। कुछ नहीं, हम चल रहे हैं, तुम्हारा घाव रिस रहा है, अब जल्दी से जल्दी इसे डांग धर को बतलाना चाहिए। सुल्तान ने कुछ न कहकर केतली कंधे पर लटका ली। हजारी ने अपनी राइफल उठा ली। मैं टॉर्च जलाता हूँ, देखना कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। उसने रोशनी की, कुछ नहीं छूटा था। हजारी रोशनी में कप्तान के बहे हुए खून का धब्बा देख रहा था। कितना खून बह रहा है ठाकुर? सुल्तान ने भी देखा। जांग पर बंधी पट्टी का कोई भी हिस्सा सफेद नहीं रहा था और उधर मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा खून में डूबा था। सुल्तान की कमजोरी दो गुनी हो गई। फिर एकाएक ही उसे पुलिस का ध्यान आया। रोशनी हो रही है। अरे बंद कर इसे, उसने हजारी को झिड़का। अभी बंद करता हूं, पहले तुम मेरे कंधे पर तो बैठ जाओ। हजारी उसके ठीक सामने उकड़ू आ बैठा। सुल्तान सिंह उसके कंधों पर आ गया। हजारी उकड़ू स्थिति से उठा तो सुल्तान का घाव कसक उठा। उसने होंठ भींच लिए और बाएं हाथ की पकड़ राइफल पर कस दी। हजारी चलने लगा था। वो टॉर्च से रोशनी करता जाता था और दूसरे हाथ में राइफल संभाले हुए था। सामने सकरा बिहड़ी रास्ता किसी पहाड़ी पगडंडी की तरह बिठा हुआ था और आसपास सैकड़ों फुट ऊंचे मिट्टी के टीले खड़े हुए थे। ठाकुर? हाँ, सुल्तान ने कहा। पुलिस के कुत्ते बीहड़ सूंघते घूम रहे होंगे कि सुल्तान की लाश? वो धीमे से हंसा। सुल्तान सिंह ने कुछ नहीं कहा। मन उसका भी हुआ कि हंसे, पर दर्द। हजारी ठीक ही कह रहा है। सचमुच पुलिस वाले बीहड़ खोज रहे होंगे, समझ रहे होंगे किसी बीहड़ में सुल्तान की लाश मिल जाएगी। अगर हजारी न होता तो शायद मिल भी जाती। अनायास ही उसका मन हजारी के प्रति स्नेह में भर आया। हजारी, हाँ तुझे बोझ लग रहा होगा ना? नहीं नहीं, अभी चला ही कितना हूँ, बहुत हुआ तो फरलांग भर। वो झूमता हुआ चल रहा था, पर उसकी चाल तेज थी। जब तू थक जाए तो मुझे कह देना, मैं मील दो मील तेरे कंधे का सहारा लेकर चल लूँगा। हजारी हंसा, पर सुल्तान के प्रति उसे सहानुभूति हो आई। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे कंधों में बहुत दम है, 10-15 मील तो थकने वाला नहीं हूँ। सुल्तान सोच रहा था, इन बीहड़ों के रास्ते कितने सकरे और वीरान हैं। ऐसी जगह पर भी जो साथ निभा रहा है वो सगों से ज़्यादा है। हजारी चाहता तो खुद भाग जाता, पर उसने सुल्तान के लिए स्वयं को खतरे में डाल लिया था।
ठाकुर, ऐसी चुप्पी साध कर चलने से 1 मील का रास्ता 10 मील लगता है और मिनट जुगों जैसे हो जाते हैं। कुछ बोलते चलो। हाँ, मुढेरी गांव दाईं तरफ रह गया है। बस अब ज़रा और आगे निकल जाएं, वैसे ही राजस्थान में पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहाँ से कुछ ही दूर पर धौलपुर है, हजारी ने बतलाया। मेरे एक रिश्तेदार हैं वहाँ, उन्हीं के यहाँ चलेंगे। डांग धर का बंदोबस्त भी हो जाएगा। आदमी तो ठीक है ना? सुल्तान ने पूछा। बिल्कुल ठीक। और डांग धर पहली बार ही काम पड़ेगा, हजारी ने कहा। धौलपुर के डांग धर से पहले कभी काम नहीं करवाया है। फिर क्या, काम तो करवाना ही है, भले वो चांदी के जोर पर हो या जूतों के। मैं होशियारी बरतूंगा। कुछ देर के लिए फिर चुप्पी। हजारी, गिरोह के बाकी आदमियों का कुछ पता नहीं चला? सब ठिकाने पर मिल जाएंगे, मगर वे चिंता कर रहे होंगे। उनमें से किसी को पता तो है नहीं कि मुझे गोली लग गई है। पता है, मोतीराम मुकाबले के वक्त अपने बिल्कुल पास में था। तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। वो किधर भागा? पास के बीहड़ में। सुल्तान सिंह का घाव कसका। कुछ देर के लिए दोनों चुप हो गए। फिर सुल्तान ने पूछा, हजारी, तुझे मालूम है एकाएक ये घेरा कैसे पड़ा? मैं तो खुद भी नहीं समझ पाया हूँ ठाकुर, हजारी ने कहा। प्रोग्राम तो एकाएक ही बना था और गिरोह चल दिया था। फिर पुलिस को खबर कैसे मिली? गांव जिले के किसी आदमी को खबर नहीं थी। यही तो मैं सोच रहा हूँ हजारी। सुल्तान ने घाव की रक्त से भीगी हुई पट्टी सहलाई। पर मुझे विश्वास है बात हम लोगों में से ही गई है। हजारी के पैर लड़खड़ा गए। वो जानता है कि सुल्तान किसी पर जल्दी में संदेह नहीं करता और अगर कर ले तो कुत्तों की मौत मार देता है। उसे उस दिन की घटना याद हो आई जब सुल्तान सिंह लखनकापुरा गांव में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गया था। हजारी को लगा उसका दम फूलने लगा है। लखनकापुरा, रिश्तेदार पुलिस से मिला हुआ था। उसने सुल्तान को दूध में जहर देने की कोशिश की थी। दूध का गिलास रिश्तेदार ने सुल्तान के हाथ में थमाया। सुल्तान ने हंसकर कहा, ठाकुर साहब, आज तो हम तुम्हें अपने हाथ से दूध पिलाएंगे। रिश्तेदार का चेहरा फक। एकाएक कोई जवाब नहीं दे सका। सुल्तान का संदेह और पुख्ता हो गया। उसने कहा, तुम्हें मेरी कसम, ये दूध तो तुम ही पियो। रिश्तेदार ने बात संभाली। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी सुल्तान ठाकुर। उसने अपने पास खड़े लड़के को आज्ञा दी, जा रे, एक गिलास दूध और ले आ। लड़का चला गया। रिश्तेदार ने गिलास सुल्तान सिंह की ओर बढ़ा दिया। लो, अब तो पियो, मैंने अपने लिए भी मंगवाया है, आ जाने दो। एक गिलास दूध और आ जाने पर सुल्तान ने उस गिलास को अपने हाथों में ले लिया। फिर गटागट दूध गले में उड़ेल गया। पहला गिलास जो सुल्तान के लिए आया था अब भी रिश्तेदार के हाथों में था। अरे, तुमने पिया नहीं अब तक? सुल्तान ने खाली गिलास एक और रख दिया। रिश्तेदार के हाथ कांपे। सुल्तान ने उठकर उसका गिलास अपने हाथ में ले लिया और उसके मुंह से ज़बरदस्ती लगाने लगा। बड़ी हीलो हुज्जत हुई। छीना झपटी में जब गिलास सुल्तान के हाथ से धरती पर गिर गया और उसका सारा दूध फैल गया तो उसने क्रोध में एक तमाचा रिश्तेदार के गाल पर रख दिया। जहर देना चाहता था साले। गलती हुई ठाकुर। रिश्तेदार ने उसके पैर पकड़ लिए। सुल्तान ने झटका दे पैर छुड़ा लिया। वो एकदम पीछे हटा, राइफल सीधी की और गोली दाग दी। रिश्तेदार 2-3 करवटें लेकर ही ठंडा हो गया। सुल्तान ने चीखते हुए कहा, लगा दो साले के घर में आग, मुझे जहर देना चाहता था। भगवती का आशीष है मुझे। पागलों की तरह दौड़ता हुआ वो रिश्तेदार के घर में घुस गया था और उसने घर का जो मर्द औरत सामने पड़ा गोली से उड़ा दिया था। गिरोह ने आदेश पालन में मकान में आग लगा दी थी। कितनी बर्बादी हुई थी उस दिन। कुछ ही समय में 12 लाशें बिछ गई थीं और सुल्तान का क्रोध फिर भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने रिश्तेदार की लाश को कई लातें मारी थीं। हजारी को पहली बार लगा उसके कंधों पर बोझ रखा हुआ है। कुर्ते के भीतर वाली सिल्क की बनियान शरीर से चिपकने लगी थी। शायद पसीना आ गया है। सुल्तान सिंह बदला बुरी तरह लेता है, हजारी सिंह ने सोचा और सिहर उठा। अब सुल्तान सिंह को गिरोह में से ही किसी आदमी पर संदेह हो गया है। न जाने किसके ग्रह खराब हैं। हजारी अभी कितनी दूर है धौलपुर? सुल्तान ने कहा तो वो चौंक पड़ा। क्या ठाकुर? मैं पूछ रहा हूँ राजस्थान शुरू हो गया कि नहीं? हाँ, हम लोग राजस्थान में ही हैं, बस धौलपुर पहुंचे ही समझो। कुछ देर के लिए चुप्पी फैल गई। झाई के स्वर अब भी कानों में गड़ रहे थे और हजारी को मिट्टी की भुरभुरी तह पर पड़ा एक एक कदम उठाने में तकलीफ होती थी।
वो इस ख्याल से भी मन में भारीपन महसूस कर रहा था कि सुल्तान को गिरोह में ही किसी पर शक है। बड़ी हिम्मत सहेज कर पूछा उसने, तुम्हें गिरोह में से ही किसी पर शक शुबहा है ठाकुर? और नहीं तो किस पर शक होगी? ये बात जरूर अपने बीच से ही गई है। फिर भी तुम्हें किस पर शक है? बताऊंगा, सुल्तान ने भारी आवाज में कहा। हजारी चाहकर भी उसे आगे नहीं कुरेद सका। राह में वही चुप्पी, वीरानी का गवाह अंधेरा। हजारी और सुल्तान की बातचीत परस्पर स्नेह सहयोग से उठी थी और बंदूक के मुंह पर जाकर खत्म हो गई। संदेह, हजारी के कंधे भर आए थे। सुल्तान का संदेह सिर्फ गोली से मिटता है। गिरोह के ही किसी आदमी को ये गोली झेलनी है, कौन होगा वो? हजारी। बड़ी तत्परता से हजारी ने कहा, पर उसकी आवाज में ढीलापन था। बड़ा धोखा हुआ है अपने साथ, सुल्तान कह रहा था। इस बार शंकर सिंह फिर बच गया। उसने दांत भींच लिए। जिस साले ने पुलिस को खबर दी होगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उस हरामी ने शंकर सिंह को बचा लिया। वो हाँफने लगा। शंकर सिंह शब्द उसने कुछ इस कड़वाहट से बोला था जैसे वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं था। कड़वा, सीना जला देने वाला जहर था। ये जहर सुल्तान ने दसियों साल पिया है, अब भी पी रहा है, पर उस दिन नहीं पी सका था। उस दिन सुल्तान सिंह ने कोशिश जरूर की थी। सुल्तान ने होंठ काटते हुए आंखें मूंद लीं। दर्द बढ़ता ही जा रहा था। बारिश के दिन थे। सुल्तान सिंह खलिहान से घर लौटा था, दिन भर की थकान में डूबा हुआ। घर आकर जल्दी जल्दी रोटी खाई थी और जुहार ठाकुर की हवेली की तरफ चला आया था। यहाँ आल्हा चल रहा था। यूं तो रोज ही होता था, पर उस दिन की बात अलग थी। पास के गांव से परमानंद पंडित आए थे। गला भारी और तेज तड़प वाली आवाज। परमानंद पंडित आस फेर 16 गांव में आल्हा सुनाने के लिए मशहूर थे। जुहार ठाकुर की हवेली पर बहुत भीड़ हुई थी उस दिन। परमानंद पंडित ने धप बत्ती देकर आल्हा खंड की पुस्तक सामने रखी थी। भगवती का सुमरन किया था। 33 करोड़ देवताओं के नाम माथा झुकाया था। सब तरफ मौन। परमानंद महाराज की आवाज में ऐसा ही जादू है। सुल्तान सिंह भी भीड़ में बैठा था। सभी की आंखें परमानंद पंडित की ओर लगी थीं। जे आल्हा सुनाने लगे थे। मजा ये कि सामने खुली पुस्तक की ओर वे देखते भी न थे और बोले चले जाते थे। सारी जिंदगी बीत गई है आल्हा सुनाते। सब कुछ कंठस्थ पड़ा है उन्हें। धांधू का ब्याह, मांडूगढ़ की लड़ाई, मधुआ रानी और मलना रानी, सब। परमानंद पंडित किताब इसलिए सामने रखते हैं कि चलन है। देवी देवताओं के मरने के बाद अब वे असल बात पर आ गए हैं। परमानंद पंडित ने पहली पंक्ति पढ़ी थी कि तभी बादल गरज उठा। भीड़ में बुदबुदाहटें फैल गईं। क्या बात है पंडित जी के आला खंड की, आसमान तक हुंका लगाता है। होने दो महाराज। हाँ तो माड़ोगढ़ की लड़ाई का विवरण सुनो। करा झड़ाका फिर धांधू ने अपनी सांग को लिया उठाए। ताक के मारी सूरज मलकें वो टहनी पर बैठी जाए। 7 पेंच चीरे के कट गए, जौ भर भीतर गई समाए। गोल फूट गया, हल्ला हो गया, सब दल तिड़ी बिड़ी हो जाए। और बोला धांधू सूरजमल से, दुश्मन तेरा बुरा हो जाए। ऐसा मारूं सकल जगत में तोय न कोई बचावन आए। रीस खींच लई सूरजमल ने, बाएं धार लई तरवार। और श्रोताओं की आंखें जलने लगी हैं। धांधू वीर, छतरी पुत्र सूरजमल के ग्रह चक्कर खराब हैं। वो बाएं हाथ में तलवार ले, चाहे दाएं में, मारा जरूर जाएगा। सुल्तान सिंह ने देखा बिल्कुल पास में ही शंकर सिंह बैठा हुआ था। ऊंचा पूरा कद, भर जवानी का तेज। उसका ध्यान परमानंद पंडित की ओर लगा था। सुल्तान के माथे की नसें खिंचने लगीं। शंकर सिंह उसका दुश्मन है, उसी तरह जिस तरह सूरजमल का दुश्मन धांधू या धांधू का सूरजमल। जरा सी धरती के झगड़े पर मेरे बाप का कत्ल करवाया था शंकर सिंह। मैं तेरी नाट करके छोड़ूंगा, सुल्तान ने निश्चय कर लिया था। बीच में आल्हा में कोई लड़ाई वाला हिस्सा आया और शंकर सिंह ने मूंछ ऐंठ ली। सुल्तान तड़प कर रह गया। अगर उसकी माँ रुक्मिन आड़े न आती होती तो न जाने कब का सुल्तान शंकर सिंह से बैर चुका लेता। उसका मन क्रोध और दुख से भारी हो गया था। दुश्मन सामने बैठकर मूंछ पर हाथ फिराता रहे और वो बेशर्मी से देखता रहे। कितनी नामर्दगी की बात है ये। शंकर सिंह ने भी उसे देखा, उपेक्षा के भाव से मुस्कुराया। उसी के पास बैठा था उसका बहनोई राम सिंह। सुल्तान सिंह ने साफ साफ सुना वो उस पर व्यंग कर रहा था। शंकर ठाकुर,
राम सिंह ने सुल्तान की ओर देखा, फिर बात पूरी की। धांधु की उम्र तो जरासी है, मगर देखा सूरजमल से किस तरह जूझ रहा है। छतरी का लहू है भैया, शंकर सिंह ने मुझ पर बल दिया। चमार का खून हो तो इस तरह थोड़े ही जूझ सकता है। सुल्तान को लगा उसका दम फूलने लगा है। उसे अपनी माँ पर क्रोध आया, जो उसे हर बार शंकर सिंह की हत्या करने से रोकती रही है। ये दुहाई दे देकर कि सुल्तान उसके बुढ़ापे का सहारा है कहीं।